Good morning, all of you. गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। गुड मेरी आवाज आ रही है आप मॉर्निंग। लोगों को? मेरी आवाज क्लियर आ रही है आप लोगों को? यस मैम। ओके, so today we will learn first of motion. ठीक है, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? फर्स्ट ऑफ मोशन पढ़ने वाले हैं। देखिए यहाँ पर फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, ध्यान से सुनेंगे। न्यूटन प्रेजेंटेड द लॉज ऑफ मोशन बाय अंडरस्टैंडिंग द रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड मोशन। न्यूटन जिन्होंने मोशन के लॉ के बारे में बताया, ठीक है। तो न्यूटन ने फोर्स और मोशन के बीच के रिलेशनशिप को समझने के लिए इस लॉ को दिया था, ठीक है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन एवरी ऑब्जेक्ट रिमेन इन इज स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन until some unbalanced external force act upon it। उन्होंने क्या कहा, न्यूटन के अनुसार कोई भी ऑब्जेक्ट अगर स्टेट ऑफ रेस्ट में है या फिर स्टेट ऑफ मोशन में है तो उसका स्टेट तब तक चेंज नहीं हो सकता जब तक कि उस पर कोई भी अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स न लगाया जाए, ठीक है। जब आप उस पर अनबैलेंस्ड फोर्स लगाएंगे तभी उसका पोजीशन चेंज होगा, ठीक। मतलब अगर उस पर आप कोई फोर्स लगाएंगे नहीं, ठीक है, या अगर आप बैलेंस फोर्स भी लगा रहे हैं तो उसका जो पोजीशन है वो चेंज नहीं होगा। वो तभी चेंज होगा जब उस पर अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाएगा। क्लियर है? यस मैम। ठीक है, तो देखो फर्स्ट ऑफ मोशन ये बोलता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन में तब तक रहेगा जब तक कि उस पर कोई भी अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाता, ठीक है। यही क्या है फर्स्ट ऑफ मोशन। So we have read inertia is that property of an object due to which the object resists any change in its state. Therefore, the first law of motion is also known as the law of inertia. इससे पहले हमने लॉ ऑफ इनर्शिया के बारे में भी पढ़ा याद है आप लोगों को? यस मैम। ओके, अब मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? यस मैम। यस मैम। तो लॉ ऑफ इनर्शिया में हमने यही पढ़ा था कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन में है, जब तक कि इस पर अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाता उसका पोजीशन चेंज नहीं होता। यही पढ़ा था हमने। यस मैम। और फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी यही कहता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ मोशन को लॉज ऑफ इनर्शिया के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को ही लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है? यस मैम। Can you explain the following examples according to the first law of motion? क्या आप कोई एग्जाम्पल बता सकते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग? यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है। ऑन बीटिंग ए ब्लैंकेट विद अ रॉड ऑल डस्ट पार्टिकल्स गेट रिमूव्ड। जब आप ब्लैंकेट को पीटते हैं, ठीक है, रॉड से अगर आप ब्लैंकेट को पीटते हैं तो उसमें से डस्ट पार्टिकल निकलते हैं, धूल निकलती हुई दिखाई देती है आपको। तो यस मैम। पहले तो वो उसमें जमी हुई होती, धूल जो होती है उसमें जमी हुई होती है, ठीक है। बाद में जब आप उसको एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, अगर आप ब्लैंकेट को पीटेंगे नहीं, ब्लैंकेट पर जब तक फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक डस्ट पार्टिकल निकलेंगे क्या? नहीं निकलेंगे, है ना। आप यहाँ पर अनबैलेंस्ड फोर्स लगा रहे हैं जिससे डस्ट पार्टिकल जो है वो स्टेशनरी स्टेट से कौन से स्टेट में आ रहे हैं? मोशन स्टेट में आ रहे हैं, ठीक है। तो ये स्टेट चेंज हो रहा है, और कब चेंज हो रहा है? जब उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाया जा रहा है, अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स लगाया जा रहा है, तब उसका पोजिशन चेंज हो रहा है ना। और शेकिंग द ट्रंक ऑफ ए ट्री द फ्रूट्स हैंगिंग ऑन इट्स ब्रांचेस ड्रॉप डाउन। जब आप पेड़ को हिलाते हैं तब उसके जो पके हुए फल होते हैं उसकी शाखाओं पर वो नीचे गिरने लगते हैं, गिरते हैं ना। तो जो फ्रूट होते हैं वो रेस्ट पोजीशन पर होते हैं, पेड़ पे लटके हुए होते हैं, है ना। जब तक आप उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे क्या वो अपने आप गिरेगा? नो मैम।
नहीं गिरेगा ना, तो जब पेड़ को हिलाया जाता है तब फ्रूट जो है वो नीचे गिरते हैं ना। क्यों? क्योंकि उस पर अनबैलेंस्ड फोर्स लगाया जा रहा है, जिसकी वजह से फ्रूट जो है वो नीचे की तरफ गिर रहे हैं, जो रेस्ट पोजीशन से कौन से पोजीशन पे आ रहे हैं, मोशन पोजीशन पे आ रहे हैं। ठीक है, क्लियर है? तो यस यहाँ पर मैम। एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं तभी किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज हो रहा है ना, यही फर्स्ट ऑफ मोशन है। क्लियर है? यस मैम। यस ओके, मैम। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, लीनियर मोमेंटम। अच्छा, हमने जब चैप्टर 4 पढ़ा था मोशन, उसमें मैंने आप लोगों को मोमेंटम बताया था, याद है किसी को? मोमेंटम मास एंड वेलोसिटी का मल्टीप्लिकेशन होता है मोमेंटम। ठीक है, द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन टेल अस दैट व्हेन एन अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल force act on an object, then there is a change in the velocity of the object. फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ये बताता है कि जब किसी ऑब्जेक्ट पर अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाता है तो उसका पोजीशन चेंज होता है, लेकिन पोजीशन चेंज होने के साथ साथ में उसका वेलोसिटी भी चेंज होता है। वेलोसिटी चेंज होगी, स्पीड चेंज होता है उसका। दिस चेंज इन वेलोसिटी डिपेंड अपॉन द फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट। ये जो वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी का चेंज होना किस पे डिपेंड करता है? उस ऑब्जेक्ट में आप कितना फोर्स लगा रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। अगर आप कम फोर्स लगाएंगे तो वेलोसिटी कम होगी, अगर आप ज्यादा फोर्स लगा रहे हैं तो वेलोसिटी ज्यादा होगी, है ना। बट हाउ कैन वी गेट टू नो द चेंज इन वेलोसिटी? लेकिन वेलोसिटी में चेंजेस हो रहे हैं ये हमें कैसे पता चलेगा? तो इसी के बारे में चलिए पढ़ते हैं। इफ अ टेनिस बॉल एंड अ क्रिकेट बॉल थ्रो एट अ हाई स्पीड hits you will get more hurt by which of the two balls? देखिए, एक टेनिस बॉल एक क्रिकेट बॉल है, ठीक है, दोनों को जोर से फेंका जा रहा है। अगर वो आपको लगता है तो कौन से बॉल से आपको ज्यादा लगेगा, जोर से लगेगा, बताइए। मैम क्रिकेट बॉल। मैम जिसकी क्रिकेट, स्पीड ज्यादा होगी। जिसका वेट भी ज्यादा होगा, है ना। If a cycle and trunk moving at the same velocity hit a wall, इसी तरह से एक साइकिल या एक ट्रक, ठीक है, दोनों सेम वेलोसिटी से आ रहे हैं और दीवार से टकरा रहे हैं, दोनों का स्पीड सेम है, लेकिन आ रहे हैं दोनों और दोनों बॉल से टकरा रहे हैं, दीवार से टकरा रहे हैं, तब साइकिल से जो दीवार है वो ज्यादा डिस्ट्रॉय होगा या फिर ट्रक से ज्यादा डिस्ट्रॉय होगा? मैम ट्रक से, क्योंकि उसका वेट ज्यादा है। वेट ज्यादा रहता है। थिंक ऑफ मोर सच एग्जांपल एंड डिस्कस इट। टू थिंक मोर ऑन दिस डू द फॉलोइंग एक्टिविटी। अब नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे एक एक्टिविटी के थ्रू हम समझते हैं, जिसमें हम लेंगे टेक अ बिग ट्रे, एक बड़ा सा ट्रे लेते हैं, फिल इट विथ सैंड और वेट सॉइल। इसको एक साइड पे हम सैंड फिल करेंगे, एक साइड पे हम मिट्टी सॉइल गीली मिट्टी को फिल करते हैं, ठीक है। ड्रॉप अ क्रिकेट बॉल एंड प्लास्टिक बॉल साइमल्टेनियसली फ्रॉम अ सेम हाइट ऑन द ट्रे। आपको क्या करना है, ऊपर से एक क्रिकेट बॉल लेना है और एक बॉल लेना, एक एक करके लेना है, ठीक है, और सेम हाइट से दोनों को ट्रे पे गिराना है, ठीक। What happens is the effect of both the balls similar on the sand? क्या होता है, क्या दोनों जो बॉल है, अगर दोनों बॉल को हम ऊपर से नीचे की तरफ फेंकते हैं सेम हाइट से, तो वो अंदर की तरफ सेम हाइट तक जाके धंसेगा क्या सैंड में? नो मैम। नो ना। If the cricket ball is dropped on the tray from different heights, what will be its effect? अगर हम क्रिकेट बॉल को लेते हैं और अगर हम उसको डिफरेंट हाइट से ट्रे में फेंकते हैं तब क्या होगा, क्या इफेक्ट होगा? मैम जिससे ज्यादा ऊपर से फेंकेंगे वो ज्यादा अंदर जाएगी, और जिसका ज्यादा वेट अंदर ज्यादा जाए, होगा वो। ठीक। This activity show that the impact of an object depends upon its mass. इन सब एक्टिविटी से हमें क्या समझ आया कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो प्रभाव होता है, ठीक है, वो किस पे डिपेंड करता है, उसकी मास पे डिपेंड करता है। अगर आप
ज्यादा हैवी कोई ऑब्जेक्ट ले रहे हैं और उसको ऊपर से फेंक रहे हैं, ठीक है, वो उतना ही अंदर जाएगा। अगर आप उससे कम हैवी वाला ऑब्जेक्ट ले रहे हैं तो वो उससे थोड़ा कम अंदर जाएगा, है ना। यस मैम। ये किस पे डिपेंड कर रहा है, मास पे डिपेंड कर रहा है, वेट पे डिपेंड कर रहा है ना। द इम्पैक्ट ऑफ ए क्रिकेट बॉल हैविंग ग्रेटर इज मोर, जिस तरह से क्रिकेट बॉल का जो मास होता है, वेट होता है, वो ज्यादा होता है ना, तो उसका प्रभाव ज्यादा पड़ेगा। We also see that the ball when dropped from a greater height falls on the sand with higher speed and sink into the sand more। इसी तरह से हम क्या देख सकते हैं कि अगर एक बॉल को हम ज्यादा हाइट से फेंकें, ठीक है, बहुत ऊपर से अगर हम फेंकते हैं या रेत पर हम उसको ज्यादा हाइट से फेंकते हैं, स्पीड से फेंकते हैं, तो वो ज्यादा अंदर की तरफ जाएगा। यस मैम। That depends on the velocity of the object and mass। इस तरह से किसी भी ऑब्जेक्ट का जो इम्पैक्ट होता है, जो प्रभाव होता है, वो किस पे डिपेंड करता है, उसके वेलोसिटी मतलब उसकी स्पीड, वो किस स्पीड से आ रहा है, ठीक है, और उसके मास पे कि वो कितना वेट का, हैवी है या लाइट है, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो इफ एनी ऑफ दिस टू क्वालिटीज इज इंक्रीज्ड इन सिमिलर कंडीशन, अगर ये जो दोनों क्वांटिटीज हैं, जैसे वेलोसिटी या मास, दोनों एक ही कंडीशन पर इंक्रीज होते हैं, बढ़ते हैं, देन द इम्पैक्ट आल्सो इंक्रीज, तो जो प्रभाव होगा वो भी क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। मोमेंटम किसको कहते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड ऑब्जेक्ट एंड इट्स वेलोसिटी, किसी ऑब्जेक्ट के मास और उसके वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं, मोमेंटम कहते हैं। इसको याद रखेंगे, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट का मास और उसके वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होता है, मास और वेलोसिटी को मिलाने से जो प्रोडक्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं, मोमेंटम कहते हैं। द मोमेंटम p of an object is defined by the product of its mass m and velocity v, that means p is equal to mv। मोमेंटम को हम डिनोट करते हैं कैपिटल p से, ठीक है, और मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम इज इक्वल टू होता है m इंटू वी, क्योंकि मास को हम डिनोट करते हैं m से और वेलोसिटी को हम डिनोट करते हैं v से। तो यहाँ पर बोला क्या जा रहा है, मोमेंटम क्या होता है, मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है ना, तो इसीलिए मोमेंटम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है, v इज इक्वल टू mv। क्लियर है? यस मैम। यस मैम। क्लियर है ना सभी को? यस मैम। ओके। यस मैम। मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी विच हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मोमेंटम क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी जिसमें हमें मैग्नीट्यूड भी पता है और डायरेक्शन भी, दोनों का मैग्नीट्यूड और दोनों का डायरेक्शन दोनों पता है, ठीक है। द डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम विल बी सिमिलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। मोमेंटम का जो डायरेक्शन होता है वो किसके सिमिलर होता है, वेलोसिटी के डायरेक्शन के सिमिलर होता है। द एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम इज किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। मोमेंटम का ऐसा यूनिट क्या होता है, मैम किलोमीटर पर सेकंड। किलोग्राम पर सेकंड। पर सेकेंड, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ये ऐसा यूनिट हमने कहाँ से लिया, देखिए फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ही आपका ऐसा यूनिट बना है, ठीक है। कैसे, मोमेंटम इज इक्वल टू बोल रहे तो मोमेंटम का ऐसा यूनिट क्या होगा, मास इंटू वेलोसिटी, इसका फॉर्मूला है। मास का ऐसा यूनिट क्या होता है, किलोग्राम होता है। वेलोसिटी का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है। इसीलिए मोमेंटम का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, दोनों को मिला दीजिए, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ठीक है। क्लियर है? यस मैम। यस मैम। चेंज इन मोमेंटम। नेक्स्ट टॉपिक है फोर्स एंड द चेंज इन मोमेंटम। Think of such a situation where a car with a big battery is pushed on a road so as to move it in a straight line। सोचिए, सोच कर देखिए, एक कार है, ठीक है, जिसकी बैटरी बहुत वीक है, उसे आप रोड पे धक्का लगा रहे हैं ना, तो वो एक स्ट्रेट लाइन पे चल रही है, ठीक। The car does not start initially, but on applying force constantly for some time, the speed of the car increases। कार को अगर आप पुश करेंगे, अगर कार चल नहीं रही है, उसको आप पुश करते हैं, तो क्या वो तुरंत स्टार्ट हो जाती है? नो मैम। नो मैम। नहीं, नो मैम।
स्टार्ट होना चालू करता है ना। धीरे धीरे करके जब आप उस पे फोर्स ज्यादा लगाते जाते हैं तो उसका जो स्पीड है वो भी बढ़ते जाता है ना। नाउ द कार्स इंजन कैन बी इग्निटेड। उसके बाद क्या होता है, कार का जो इंजन होता है, जैसे जैसे आपको फोर्स लगाते जाते हैं तो कार का स्पीड जो है वो बढ़ते जाता है, और कार का जो इंजन होता है वो इग्नाइट होते जाता है। मतलब इग्नाइट मतलब होता है ज्वलन, ठीक है, जलने लगता है धीरे धीरे करके, ठीक। We can say that by constantly applying force, the momentum of the car also increase gradually. तो इस तरह से हम क्या कह सकते हैं कि अगर हम कार पर धीरे धीरे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो उसका जो मोमेंटम है वो भी धीरे धीरे क्या होगा, इंक्रीज होते जाएगा। अगर आप फोर्स को बढ़ाते जा रहे हो दैट मीन्स कि उसका जो मोमेंटम है वो भी धीरे धीरे इंक्रीज होते जाएगा। इट इज क्लियर through this that the change in momentum of the car does not only depend upon the measure of the force but also depend upon the time for which for the force is applied। इसका मतलब ये है कि मोमेंटम जो है, कार का जो मोमेंटम है वो चेंज हो रहा है ना, जैसे जैसे आप फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं उसका मोमेंटम चेंज होते जा रहा है। तो अगर मोमेंटम चेंज हो रहा है तो ये किस पर डिपेंड करता है, ये सिर्फ फोर्स पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है, ये सिर्फ फोर्स पर डिपेंड नहीं करता है बल्कि किस पर डिपेंड करता है, टाइम पर भी डिपेंड करता है कि आप कितने टाइम पर कितना फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। द चेंज इन मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट depends mainly upon the amount of force applied and the total time of application of force। तो इस तरह से किसी ऑब्जेक्ट का जो मोमेंटम होने का जो मोमेंटम के चेंज होने का जो रेट है वो मेनली किस पर डिपेंड होता है कि आप किसी ऑब्जेक्ट पर कितना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और कितने टाइम पर आप कितना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। मतलब फोर्स पर भी डिपेंड हो रहा है और कितने टाइम पर आप फोर्स लगा रहे हैं उस पर भी डिपेंड हो रहा है मोमेंटम का चेंज होना। क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्लियर है? तो Yes, ma'am. ओके, उसके बाद हम देखते हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन समझ आया? Yes, ma'am. तो पहले बताइए फर्स्ट लॉ Yes, ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है पहले बताइए। गिव आंसर। मैम जैसे हम किसी ऑब्जेक्ट पे जब तक कोई बाहर से फोर्स न लगाए तब तक वो किसी मोशन में नहीं आती है मैम, उसे ही हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहते हैं। जब तक ऑब्जेक्ट पर हम एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे, अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे, तब तक उसका पोजीशन चेंज नहीं होगा, उसका स्टेट चेंज नहीं होगा, ठीक है। ये क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, ठीक। Yes, ma'am. सेकंड देखते हैं, अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ ऑफ मोशन, the rate of change of momentum of an object is directly proportional to the unbalanced force applied on the object। ये जो डेफिनेशन आ रहा है वो यहीं से आ रहा है, ठीक है, यहाँ से, ठीक, जो अभी हमने पढ़ा चेंज इन मोमेंटम। इसका मतलब ये है, देखिए ध्यान से पढ़ेंगे, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट के मोमेंटम के चेंज होने का जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस ऑब्जेक्ट पर अप्लाई किए गए अनबैलेंस्ड फोर्स के, ठीक है। मतलब किसी ऑब्जेक्ट पर आप जितना फोर्स लगाते जाएंगे, जितना अनबैलेंस्ड फोर्स आप लगाते जाएंगे, उसका जो मोमेंटम है वो वैसे ही चेंज होते जाएगा। इफ यहाँ पर हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, इफ F इज द नेट अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट, मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट पर जो अनबैलेंस्ड फोर्स लगाया जा रहा है वो है F, ठीक है, कैपिटल F, और P क्या है, इसका मोमेंटम है। देन अकॉर्डिंग टू द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के अनुसार हम देखते हैं कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोल रहे हैं ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फोर्स, यहाँ पर फोर्स को F से डिनोट किया गया है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, मोमेंटम के, ठीक है। तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है मैम? मास इनटू वेलोसिटी। अब यहाँ पर हम देखते हैं चेंज इन मोमेंटम बोल रहे हैं ना, चेंज इन मोमेंटम,
रहा है, तो चेंज अगर हो रहा है तो वहां पर माइनस आएगा। चेंज इन मोमेंटम अगर हो रहा है तो मोमेंटम तो कंटिन्यू चेंज हो रहा है ना, तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा, माइनस होगा। तो यहाँ पर हम क्या लेते हैं, P2 minus P1 or upon T2 minus T1, where P1 is the initial momentum at time T1, P1 क्या है, इनिशियल मोमेंटम है, स्टार्टिंग का, ठीक है। इनिशियल मतलब क्या होता है, स्टार्टिंग का। जब हम मोशन जब हम फोर्स लगाना स्टार्ट करते हैं और जब कोई चीज जो है मोशन करना स्टार्ट करती है तो वो क्या हो गया, इनिशियल पॉइंट हो गया, है ना। तो इनिशियल मोमेंटम क्या है, P1, इनिशियल मोमेंटम P1, और टाइम T1 क्या है, जिस पर इनिशियल मोमेंटम लगाया जा रहा है, ठीक है। उसी तरह से P2 क्या है, फाइनल मोमेंटम है, और फाइनल टाइम क्या है, T2 है, ठीक है। ये समझ आया, P1 P2 क्या है और T1 T2 क्या है। यस मैम। यस मैम। आगे देखते हैं। ओके, चेंज अगर हो रहा है तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, डेल का यूज करते हैं। ये जो साइन बना हुआ है ना इस तरह से ट्राइंगल वाला, उसको हम बोलते हैं डेल, ठीक है। तो चेंज हो रहा है तो यहाँ पर हम डेल का यूज कर सकते हैं, ठीक। तो P2 माइनस P1 जो हमने लिया है उसके जगह पर हमने क्या लिख दिया, डेल P, और T2 माइनस T1 हमने जो लिया है उसके जगह पर हमने लिख दिया डेल T, ठीक है। डेल किसको शो करता है, चेंज को शो करता है, ठीक है। यस मैम। फिजिक्स में ये चेंज को शो करता है। Yes, और ma'am. हम पढ़ते हैं तो जब हम हीट करते हैं तब इस साइन का यूज किया जाता है हीट करने पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम Yes, क्या ma'am. करते हैं, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, डेल P अपॉन डेल T, ठीक है। वेयर डेल P इज इक्वल टू क्या है, P2 माइनस P1 और डेल T इज इक्वल टू T2 माइनस T1। टू रिमूव द साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी वी पुट हियर अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी K। जब हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन को हटाते हैं, ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है, ठीक है। ये जो इस तरह से बना हुआ है ना, ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है। तो प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को जब हटाया जाता है तो उसके लिए प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगाया जाता है, ठीक है। जो कि कुछ भी हो सकता है, K, L, M, S, P जो भी है, ठीक है, आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लिया गया है K। तो यहाँ पर अब देखिए दोनों साइड को हमें इक्वल करना है ना, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगाना पड़ेगा अगर हमें दोनों साइड को इक्वल करना है। तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K डेल P अपॉन डेल T, ठीक है। ऑन टेकिंग K इज इक्वल टू 1, अगर हम K इज इक्वल टू 1 लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 तो लिखना जरूरी नहीं होता, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू डेल P अपॉन डेल T। क्लियर है, ये कहाँ से आया, Yes, समझ ma'am. आया, ठीक है। अब आगे देखिए, डेल P अपॉन डेल T, F इज इक्वल टू डेल P अपॉन डेल T। अब यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया था मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी होती है ना, होती है। यस मैम। तो Yes, ma'am. हम होती यहाँ है. P की जगह पर mv ले सकते हैं। Yes, ma'am. यस मैम। तो देखिए F इज Yes, इक्वल टू ma'am. क्या, m डेल v, ठीक है। क्या हो जाएगा, m डेल v जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, चेंज इन मोमेंटम को, ठीक है, और अपॉन डेल t, ठीक। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम इस तरह से लिख सकते हैं इसको, F इज इक्वल टू m डेल v अपॉन डेल t लिख सकते हैं ना, लिख Yes, सकते ma'am. हैं। यस मैम। याद कीजिए हमने चैप्टर 4 में जब एक्सेलरेशन पढ़ा था तो वहां पर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है डेल v अपॉन डेल t, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम पीरियड, ठीक है। याद कर लीजिए, होता है ना एक्सेलरेशन का फॉर्मूला यही। Yes, ma'am. यस मैम। के लिए हम डेल v अपॉन डेल t के जगह पर हम क्या लगा देते हैं, a लगा देते हैं। तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ma हो जाएगा। यस मैम। दिस इज Yes, द ma'am. हो मैथमेटिकल जाएगा. representation for the second law of motion। ये second law of motion का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है, where m is equal to, अगर मान लीजिए हम m is equal to 1 kg लेते हैं, ठीक है, तो 1 को लिखना जरूरी नहीं है, a is equal to 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो
यहाँ पर ऐसा यूनिट आपको निकालना है, फोर्स का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा 1 किलोग्राम। देखिए फॉर्मूला क्या बना है, F इज इक्वल टू ma बना है ना। यस मैम। और Yes, ऐसा ma'am. यूनिट बनाते हैं फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ही बनाते हैं। तो मास का ऐसा यूनिट क्या है किलोग्राम, और एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट क्या है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसे हम 1 न्यूटन कहते हैं, ठीक है। तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 न्यूटन। 1 न्यूटन is 1 न्यूटन force is that force which when applied on an object of 1 kg produces an acceleration of an 1 meter per second square to the motion। 1 न्यूटन फोर्स क्या होता है, वह फोर्स जो कि हम ऑब्जेक्ट पर 1 kg मास अप्लाई कर रहे हैं और 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मोशन अप्लाई कर रहे हैं ना, ठीक है, एक्सेलरेशन अप्लाई कर रहे हैं, ठीक। न्यूटन इज द ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स, फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है मैम न्यूटन। न्यूटन, जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल एन। क्लियर है। यस मैम। यस मैम। मोशन भी समझ आ गया आपको। यस मैम। सेकंड ऑफ बताइए सेकंड ऑफ देखो ऐसे डंडा नहीं निकला, ऐसे तो अभी ठीक है समझ। सेकंड ऑफ मोशन से क्या समझ आया, क्या है सेकंड ऑफ मोशन बताइए। The rate of change of momentum is directly proportional to the क्या है ऑब्जेक्ट का मोमेंटम का चेंज होने का जो रेट है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मैम हम लोग उस पर जितना अनबैलेंस्ड फोर्स, ठीक है। तो ये सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। और सेकंड लॉ ऑफ मोशन से हमें क्या मिला, फोर्स का फॉर्मूला मिला, ऐसा यूनिट। हाँ। और सेकंड लॉ ऑफ मोशन का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है, F इज इक्वल टू ma, ठीक है। क्लियर है, एनी डाउट। नो मैम। यस मैम। एनी डाउट, कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। नो मैम। ओके, क्लास इज ओवर।